हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। तो हम लोग का चल रहा था बच्चों मोल कंसेप्ट्स, और मोल कंसेप्ट्स के लास्ट लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स को। पिछले लेक्चर के अंदर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स से जुड़े हुए सारे न्यूमेरिकल्स और जितना कुछ आपको इस लेवल तक पहुंचा सकेगा जिससे आप अपनी नीट केमिस्ट्री की जितनी भी क्वेश्चंस हैं 11th लेवल पे और 12th लेवल पे आप कर पाओगे। तो बच्चों अभी हम लोग का टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है पूरे के पूरे मोल कंसेप्ट के अंदर में, वो है सर दैट इज द रिएक्शन पार्ट्स। ठीक है, जिसके अंदर में हम कुछ रिएक्शंस दिए हुए होते हैं और उन रिएक्शंस के थ्रू हम मोल कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो उसे कहा जाता है बेटा स्टोइकियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यहां से सवाल आना 110% श्योर है कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि आज के ही दिन आप धीरे धीरे पढ़ना, मैं ये लेक्चर को कंप्लीट अपलोड कर रहा हूं जिसके अंदर में हम जीरो से लेकर हीरो तक के सारे स्टोइकियोमेट्रिकल रिएक्शंस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर ओवरऑल 2 से 2.5 घंटे का होगा, लेकिन आप इसे क्या करोगे, जैसे जैसे आपको टाइम मिले वैसे वैसे इसको कंप्लीट करते चले जाना। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज ऑर्गेनहोलिज्म बाबा और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ऑर्गेनहोलिज्म नीट। तो बेटा हेडिंग लगाएंगे दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइकियोमेट्री? ठीक है, स्टोइकियोमेट्री एक्चुअली में क्या होता है और स्टोइकियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस हम कहते हैं किसको है? जब हम किसी भी मोल कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जो मोल कॉन्सेप्ट का जो हमने टॉपिक पढ़ा दैट इज मोल से मास में आना, मास से मोल में आना, या फिर वॉल्यूम में जाना, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आना। ठीक है, इन सबकी जो कैलकुलेशंस किसी अगर केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड कराई जाए तो उसे कहा जाता है सर स्टोइकियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस। उसे क्या कहते हैं सर? स्टोइकियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस कहते हैं। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है क्या है वो एग्जांपल? देखो ध्यान समझना, हम यहाँ पर बहुत सारी बातें कवर करेंगे। ऐसे टॉपिक बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी ये टॉपिक में फटाफट फिनिश करते चला जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसके अंदर मैं क्या क्या बताने जा रहा हूं स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखो सबसे पहले कुछ रूल्स को समझना है बच्चों, रूल्स फॉर स्टोइकियोमेट्रिकल कैलकुलेशन। ठीक है, किसी भी स्टोइकियोमेट्रिकल कैलकुलेशन को करने के लिए हमें कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें समझना है। पहला बात बोलते हैं सर कि जो स्टोइकियोमेट्रिकल कैलकुलेशन है सर वो किस पर लगेगा और कैसे लगेगा। पहला इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि स्टोइकियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस आप तभी कर पाओगे जब जो दिया हुआ केमिकल रिएक्शन आपके पास बैलेंस्ड हो। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अप्लाई द स्टोइकियोमेट्री वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसीलिए पहला बात बोला जाता है सर, सबसे पहला बोलते हैं टू बैलेंस, सबसे पहला काम होता है टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन जिसके ऊपर में आप स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करने जा रहे हो सर, पहला ही और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बस इतना ही है कि आपका जो इक्वेशन होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए सर? बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो यू कांट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री। दूसरा बात बेटा, स्टोइकियोमेट्री इज द क्वालिटेटिव, ये क्या होता है सर? इट इज अ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है सर? इट्स अ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, ये क्या है? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन का क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, इट इज इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन का क्या है सर? एक क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, समझ आया? जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक एग्जांपल है सर, N2 गैस प्लस 3H2 गैस कैन फॉर्म 2NH3 गैस। ठीक है, एक मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है। पहला बात देखो, ये केमिकल रिएक्शन है। हाँ सर, ये केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल रिएक्शन सर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आप देख सकते हो कि जितना नाइट्रोजन लेफ्ट साइड है उतना नाइट्रोजन राइट साइड है, जितने हाइड्रोजन लेफ्ट साइड राइट साइड है उतने हाइड्रोजन जो है वो कहां है सर? लेफ्ट साइड है। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं सर? इस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों, ये जो हमने 1 2 3 जो ये लिखा है, दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक, दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? दे आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, इन्हें कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहा जाता है। दैट मींस वन नंबर
जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर में बताते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स उसके लगे हैं इस रिएक्शन को बनाने के लिए। जैसे कि इसी बात करूं तो यहाँ पे कई तरह के रिलेशन हम जान सकते हैं। क्या बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं क्या सर कि 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन का मिलकर हमें 2 मोल किसका बनाता है सर, अमोनिया का, है ना। इस केमिकल रिएक्शन से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के जब मिलते हैं तो हमें 2 मोल क्या मिलती है सर, अमोनिया मिलती है। ठीक है, इस तरह के रिलेशन को बोला जाता है बेटा मोल मोल रिलेशनशिप। इसे क्या कहा जाता है सर, मोल मोल रिलेशनशिप। ठीक है, इसके अंदर में हम क्या किए कि इसमें हमने समझा कि जब हम रिएक्टेंट के 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल जब हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो हमको 2 मोल हमको क्या मिलता है प्रोडक्ट, वो क्या है सर, अमोनिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं सर, मोल मोल रिलेशनशिप। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ऐसा भी तो बोल सकता था कि 28 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन एंड द 3 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन। ध्यान सुनना, 28 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन एंड द 3 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन combined to form the 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। बोलो, ऐसा भी तो कह सकता था कि मैं 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन लेता हूं और अगर 3 ग्राम मैं हाइड्रोजन लेता हूं तो मेरे को टोटल 34 ग्राम क्या मिलता है सर, अमोनिया मिलता है। ये भी सही है बेटा, इसे कहा जाता है मास मास रिलेशनशिप। इसे क्या कहा जाता है, मास मास रिलेशनशिप। इसके अंदर में आप देख सकते हो कि हम मास के टर्म में किसी केमिकल रिएक्शन को बता रहे हैं कि इतना रिएक्टेंट अगर आप लेते हो तो इतना नंबर ऑफ, इतना मास हमको प्रोडक्ट का मिल जाएगा। ठीक है ना, ये इसको क्या कहते हैं सर, मास मास रिलेशनशिप। उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर नाइट्रोजन का, क्योंकि गैस है, 1 लीटर नाइट्रोजन का 3 लीटर हाइड्रोजन की अगर मैं लेता हूं तो मेरे को 2 लीटर अमोनिया गैस मिलेगी। इसे कहते हैं सर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम ये 3 रिलेशनशिप समझते हैं और हम 3 चीज निकाल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का। फर्स्ट, यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच मोल्स ऑफ द अमोनिया इज इन फॉर्म व्हेन दीस ग्राम्स ऑफ दीस आर टेकन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इतने लीटर ऑफ हमने नाइट्रोजन लिया और इतने लीटर मैंने हाइड्रोजन लिया तो हमको बताने मिल जाए कि 2 मोल अमोनिया के अंदर में कितना वॉल्यूम होगा उसका। तो इस तरह के जब कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं तो वी कैन कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ दीज 3 क्वांटिटीज। वन इज नोन एज मोल मोल रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप्स। ठीक है, इन डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स के थ्रू आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर से कोई भी चीज निकाल सकते हो। क्लियर है एकदम, ये सब बात समझ में आ रही है आपको कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन का, है ना, को हम मोल निकाल सकते हैं, उसके वेट निकाल सकते हैं, या फिर उसकी क्या निकाल सकते हैं सर, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था स्टोइकियोमेट्री इज नथिंग बट इट इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट ऑन एनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है एकदम। लेकिन बच्चों ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड तरीका है जिसमें आपको क्या करना पड़ रहा है, बार बार मोल्स निकालने पड़ रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूं, खैर ये बहुत लोगों को आता है, ये नया तरीका मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा इन्वेंशन है, ठीक है, बड़े बड़े लोग ही ने किया था। उस इन्वेंशन को मैं बताता हूं और उसके थ्रू देखो आप कितने सारे स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन धड़ाधड़ निकाल सकते हो। ठीक है, दैट इज ऑर्गेनहॉलिक ट्रिक्स। पहला ऑर्गेनहॉलिक ट्रिक्स आई थिंक मैं अभी देने जा रहा हूं, बहुत दिनों के बाद ऑर्गेनहॉलिक ट्रिक्स आ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। उसको हम समझा देते हैं कि कौन सा ट्रिक के थ्रू आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को आसानी से, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। ठीक है ना, उसके थ्रू आपके कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगे। क्लियर, चलो देखो, इसके बाद देखो इस चैप्टर के अंदर में करना क्या है, स्टोइकियोमेट्री सिर्फ और सिर्फ मैंने जो मोल कंसेप्ट पढ़ाया आपको, ठीक है, आगे के जो 2-3 लेक्चर्स थे जिनके अंदर में मैंने मोल कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ाया था, बस उसी मोल कंसेप्ट का यहाँ एप्लीकेशन करना है। ये नहीं समझना कि मैं मोल फिर से पढ़ा रहा हूं, नहीं, मैं मोल का फिर से सिर्फ एप्लीकेशन कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ दीज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसलिए ये पूरा स्टोइकियोमेट्री सिर्फ कैलकुलेशंस पे चलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, पहले सिंपल रिएक्शंस पढ़ लेंगे, सिंपल रिएक्शन पे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हमको लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का क्वेश्चन आता है। आपने सुना होगा व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, इनकी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे परसेंटेज यील्ड की, क्या बात करेंगे, परसेंटेज यील्ड के रिएक्शंस की। उसके बाद फिर हम बात करेंगे सर परसेंटेज प्यूरिटी की, ठीक है, किसी रिएक्शन की परसेंटेज प्यूरिटी कैसे निकालती है वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री के अंदर में। ओवरऑल ये हर टॉपिक से अगर मैं 5-5 सवाल भी करा देता हूं तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ना स्टोइकियोमेट्री से वो बिल्ट अप हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एनी कोई भी डाउट आएगा तो आप मेरे और बताइए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम हैंडल है ऑर्गेनहॉलिज्म नीट, उसके थ्रू आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है, ये ट्रिक है,
फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए ये ट्रिक है। फर्स्ट, इस ट्रिक का बस एक डिमेरिट है, उसको ध्यान से सुन लेना कि यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, सबसे पहले ही बता दे रहा हूं, यही डिस्क्लेमर है भाई इस ट्रिक का। इस ट्रिक का क्या डिस्क्लेमर है? वी हैव टू अप्लाई दिस ट्रिक। ये जो ट्रिक है बेटा, इसको हम लोग अप्लाई ओनली कर सकते हैं किस पे? इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहला बात और लास्ट बात, सिर्फ और सिर्फ क्या बोला मैंने? बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर ही आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो यू कांट हैंडल दिस। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अ ट्रिक टू अप्लाई दिस ट्रिक टू इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब लेट मी सपोज मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, ये मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखा है। क्लियर है एकदम? आपको करना क्या है बस समझ लेना। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बस इतना समझ लेना। हम करेंगे क्या बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे, इस वाले ट्रिक को आप याद कर लो, आपका सारा सवाल 110% हिल जाएगा। करना क्या है सर, आपको ये जो स्टोइकियोमेट्री दिख रही है, हाँ सर दिख रही है, आपको लिखना है सर मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए। क्या लिखा मैंने? मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए is equal to moles of B, mole of B upon stoichiometry of B, that will be equal to moles of C, moles of C upon the stoichiometry of C is equal to moles of D upon stoichiometry of D। क्या समझाया मैंने? मैंने बोला कि आप बस इसके इन मोल अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है सर, इसको आप बराबर कर दो। ठीक है, यही मेरा ट्रिक है। जैसे इसको अगर मैं अप्लाई करूं कि लेट बी सपोज देयर इज एन Na मोल्स ऑफ द A and Nb moles of the B has combined to form the Nc moles of the C and the Nb moles of the D। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे Na upon A is equal to Nb upon B is equal to Nc upon C is equal to Nd upon D। बस आपको इतना ही समझना था, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब ज्यादा समझाने के लिए मुझे न्यूमेरिकल के थ्रू ही प्रोसीड करना पड़ेगा आपको क्लैरिटी लाने के लिए। इसे छाप लीजिए। ट्रिक का बस एक डिस्क्लेमर है भाई, मैं पहले बता देता हूं, ये ट्रिक कभी भी फॉलो करो। इस ट्रिक के अंदर में आप तभी फॉलो कर सकते हो जब आप इसको किस में अप्लाई करोगे सर? बैलेंस केमिकल रिएक्शन पे। रिएक्शन बैलेंस होगी तभी इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, चलिए फटाक से छापिए। चलो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको मैं समझाते चलता हूं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस सारे के साथ। पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर में सिंगल रिएजेंट दिया हुआ होगा। ठीक है, हम वो क्वेश्चंस करेंगे सर जिसके अंदर में सिंगल रिएजेंट दिया हुआ होगा। फिर हम उन क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे जिसमें एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें दोनों के दोनों रिएजेंट का क्वांटिटी मेंशन होगा और आपको पता करना पड़ेगा कि रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड हो रही है। क्लियर है? चलो मैं बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब मजा आएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं देने जा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो ध्यान। तो ये सवाल पे आते हैं। पहला टाइप बता दे रहे हैं, व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ओनली वन रिएक्टेंट इज गिवन। ठीक है, ये पहला केस है इस रिएक्शन का। केस फर्स्ट क्या है सर? केस फर्स्ट, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं तो केस लेके चलते हैं ना। पहला केस हमारा क्या है सर कि व्हेन ओनली इंफॉर्मेशन ऑफ वन, ठीक है ना, रिएक्टेंट इज गिवन। क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं जिसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का मतलब कि इंफॉर्मेशन गिवन है। तो पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं, आप देखो। क्वेश्चन ये है सर कि एज्यूमिंग द फुल्ली डिकम्पोजिशन, अज्यूमिंग ठीक है ना, फुल डिकम्पोजिशन या फिर फुल्ली डिकम्पोज्ड, ठीक है, डिकम्पोज्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड,
what volume of carbon dioxide at STP will be, at STP, ठीक है, at STP will be a sample of 9.85 gram barium carbonate release on heating, ठीक है, release on heating. Atomic mass of the barium is equal to 137. क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, रिएक्शन भी गिवन है, दैट इज बेरियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, ठीक है, बेरियम कार्बोनेट को हमने क्या किया सर, हीट किया, तो हमको मिलता है बेरियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. पॉज द वीडियो. नहीं, पहला क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, कैसे बनाना है और हाउ टू अप्लाई द मोल कॉन्सेप्ट इन दिस रिएक्शन. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एज्यूमिंग द फुल्ली डिकम्पोजिशन, ठीक है, बेरियम कार्बोनेट का कंप्लीट डिकम्पोजिशन हम इसको एज्यूम करेंगे. हमसे पूछ रहा है सर कि कितना वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एसटीपी पर एज अ सैंपल ऑफ द 9.85 ग्राम ऑफ द बेरियम कार्बोनेट रिलीज ऑन हीटिंग. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सर कि आप लिखो मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट. पहले चेक कर लो कि तो मेरा रिएक्शन शुड बी अ बैलेंस्ड और नॉट. बेरियम के 1 मोल्स, बेरियम के 1 मोल्स, कार्बन के 1 मोल्स, कार्बन के 1 मोल्स, ऑक्सीजन के 3 मोल और ऑक्सीजन के 3 मोल. बहुत इजी है, बहुत मजा आया, मतलब रिएक्शन भी बैलेंस करके उसने दिया है. मैंने बोला था कि बेरियम क्या लिखो आप, उसकी मोल्स अपॉन इसकी स्टाइकियोमेट्री बराबर में उसकी मोल और उसकी स्टाइकियोमेट्री और उसकी मोल्स और उसकी स्टाइकियोमेट्री. अब जो दिया हुआ है उन दोनों पे अप्लाई कर दो. तो मेरे को दे रखा है एज्यूमिंग 9.85 ग्राम ऑफ द बेरियम कार्बोनेट. मोल बराबर में होता है बेटा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो हम मोल के बारे में अगर बात करते हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे. हाँ सर, बेरियम कार्बोनेट का अगर मैं टोटल वेट निकालूं तो बोल सकता हूं बेरियम BaCO3 बोलता हूं 137 प्लस 12 प्लस 3 इंटू कितना लिखोगे, कितना होता है ये 16. ठीक है ना, ये हो गया 16. तो इसका कैलकुलेशन कर लो 137 प्लस 12 और ये कितना हो जाएगा, चौका 18, एक हाथ में 3 का 3 48. इसको और कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे ये हो जाएगा सर 50, ये हो जाएगा सर 48 और 12 होता है 8, 10 एक हाथ में 5 1 6 60. 60 और 137 से प्लस करोगे तो 7 और ये हो गया 9 और ये हो गया सर 297 ग्राम. ठीक है, ये निकल गया सर 297 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेरियम कार्बोनेट. ठीक है ना, 297 क्या हो जाएगा सर, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा किसका सर, बेरियम कार्बोनेट का. तो आप यहाँ पे पुट कर दो. तो मैं लिखूंगा सर 9.85 ग्राम ऑफ द बेरियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय द टोटल 297 ग्राम ऑफ द बेरियम कार्बोनेट. ठीक है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, स्टोइकियोमेट्री बराबर है. अब बताओ क्या मोल्स, यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. सुने हो? हाँ सर सुने हैं. तो V अपॉन CO2 अपॉन क्या कर दोगे सर 22.4 लीटर्स. बस यहां से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेना है. यू कैन गेट द आंसर. तो यहां से आप देख सकते हो कि V ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड will be equal to, we can write 9.85 into 22.4 divided by कितना लिखोगे सर, that is 297. क्लियर है एकदम. तो यहां से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैलकुलेट करो. यहां से आपको क्या निकल जाएगा सर, वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देता हूं. इसकी जो आंसर आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, ये आएगी 1.12 लीटर. कितनी आएगी, 1.12 लीटर. ठीक है, तो ये हो गया सर एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सवाल जो कि मुझे सिखाना था. ठीक है, बहुत इजी है. देखा मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, जो पढ़ाया था उसको अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक. है ना, ये हो गया, समझ में आया. फटाफट देख लो इसे, फटाफट देख लो इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अगला वाला आप बनाओगे पॉज करके वीडियो को.
नेक्स्ट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन लिखिएगा, 2 moles of the H2S, 2 moles of H2S, that is called hydrogen sulfide, react with an SO2, reacts with SO2, that is sulfur dioxide, at high temperature and pressure, at high temperature and pressure, at high temperature and pressure, find the weight of sulfur, find the weight of sulfur formed, find the weight of the sulfur formed after the completion of reaction, after the completion of reaction. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व करो इसे. ठीक है, आपके पास 2 मिनट है, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन. दिख रहा है बढ़िया से? चलो. 2 moles of the H2S react with an SO2 at a high temperature and the pressure. Find the weight of the sulfur formed after the completion of reaction. मैं बनाऊं? देखो, ये क्या बोलता है कि H2S का कंबाइन किया मैंने SO2 के साथ. तो जब आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इट इज एन वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. इट क्या करेंगे तुम्हारा, ये जो होता है SO2 इज एन वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर देगा. 1 मिनट. 2 moles ऑफ, हाँ ठीक है, SO2 के साथ कंबाइन किया, SO3 बनाएगा और क्या बनेगा सर? सल्फर बनेगा. ठीक है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें सर? पानी बनाएगा और सल्फर बनेगा. ये बोल रहा है पहले से ही वो. अब यहाँ पे मैं बैलेंस कर लेता हूँ इक्वेशन को. 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर सल्फर है मेरे पास 2 और यहाँ पर 2 नहीं है. ठीक है, तो मुझे 2 बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन को. तो ओवरऑल मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको 2HS लिख देता हूँ, 2 दूनी 4. ठीक है, और मेरे को यहाँ पर ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2 चाहिए. तो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ. ठीक है, सल्फर यहाँ पर मुझे हो जाएगा सर 2 और 3, तो यहाँ पे 3 सल्फर कर देता हूँ. हो गया रिएक्शन बैलेंस. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन. यू कैन बैलेंस इट एंड देन यू कैन एबल टू आंसर इट. क्या बोल रहा है? 2 मोल ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्टेड विद एन SO2 एट एन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. Find the weight of the sulfur formed after the completion of reaction. सीधे लगा देना है सर कि mole of H2S upon 2 is equal to mole of sulfur upon 3. Clear? Mole of sulfur upon 3. अब यहाँ पे देख सकते हो कि 2 मोल H2S का मतलब कि 1 है, मतलब मेरे पास मोल्स ऑफ सल्फर मिल गया सर. सल्फर के 3 मोल बनेंगे. कितने मोल बनेंगे सर? 3 मोल. अब सल्फर का 3 मोल मतलब सल्फर की अगर मैं बात करता हूं तो सल्फर का कितना बनेगा सर? 3 मोल. अब 1 मोल ऑफ द सल्फर कितना वेट होता है आपको पता होना चाहिए, है ना? सल्फर का क्या वेट होता है सर? 96 ग्राम होता है. ठीक है ना, क्या हो जाएगा सर? ठीक है, सल्फर का कितना हो जाएगा? सल्फर का वेट आपको याद है क्या? कल ना, ये होता है 16, हाँ 32. ठीक है ना, 32 होता है. तो ये हो जाएगा सर 3 मोल. तो आप निकाल सकते हो कि वेट ऑफ सल्फर, यहां से आप कैलकुलेट कर लो कि वेट ऑफ सल्फर, है ना, इज इक्वल टू 3 इंटू 32. ठीक है ना, ये हो जाएगा 3 2 6, 96 ग्राम. कितना आ जाएगा सर? 96 ग्राम. तो ये हो गया सर सवाल नंबर 2. तीसरा सवाल करेंगे. चलो, थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं. देखो, क्वेश्चन है सर कि द मास ऑफ द कार्बन एनोड. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. द मास ऑफ कार्बन एनोड, the mass of the carbon anode consume, the mass of the carbon anode consume giving only carbon dioxide. क्या दे रहा है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड. गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड in the production of 270 किलोग्राम एल्यूमिनियम. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है. एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट. ठीक है,
बाय हॉल्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? बाय हॉल्स प्रोसेस। ठीक है, मैं रिएक्शन लिख देता हूं क्योंकि हॉल्स प्रोसेस नहीं आपको पता होगा। विल बी क्वेश्चन ये है, अल्युमिनियम Al2O3, ठीक है, कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, एल्यूमिनियम बना रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होगा, इसको बोलते हैं हॉल्स प्रोसेस। सॉल्व द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो। मैं करूं? चलो देखो क्या बोल रहा है सर, यहां पे कि द मास ऑफ द कार्बन एनोड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द 270 किलोग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट बाय द हॉल्स प्रोसेसेस, मतलब मास ऑफ कार्बन निकालने बोल रहा है, यही ना। तो पहले तो इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। दो एल्यूमिनियम नहीं है यहाँ पर। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब हमें क्या करना होगा सर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, तो यहाँ को 2 एल्युमिनियम लाना पड़ेगा। ठीक है, 2 एल्युमिनियम हो गया, 3 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिख रही है मुझे, मतलब यहाँ पे 3 कर देता हूं तो 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 कर देता हूं तो यहाँ पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो गया। 3 कार्बन तो यहाँ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 3 कार्बन का रिक्वायरमेंट होगा। Al2O3 में एल्यूमिनियम हमें चाहिए होगा, थोड़ा सा बढ़ाना ही पड़ेगा एल्यूमिनियम को यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पे 6 ऑक्सीजन चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जब 4 एल्युमिनियम कर दो। चलो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, ध्यान से देखो, 2Al2O3 प्लस 3 कार्बन फॉर्म द 4Al प्लस 3CO2। क्लियर, ये हो गया इक्वेशन बैलेंस। अब करना क्या है, मास ऑफ कार्बन ही तो निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे सर, मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय 4, बस और कुछ तो करना नहीं है। ठीक है, 270 केजी ऑफ द एल्युमिनियम का फॉर्मेशन हो रहा है बॉक्साइट से, तो क्लियर है ना, हलवा क्वेश्चन है ये। तो मोल्स अगर बात है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट ऑफ कार्बन है ना, वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12 ना, इंटू 3 कर देंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू वेट ऑफ एल्यूमिनियम, और मोल्स क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 270 केजी में है, तो ग्राम में लाना होगा तो 270 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 27 होता है, सब याद करके रखो यार, और इंटू क्या करेंगे 4, तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा सर, वेट ऑफ कार्बन, वो भी केजी में ही आएगा, क्योंकि केजी में कंजम्पशन हुआ है तो केजी में ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यू कैन एबल टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कितना आ जाएगा जो भी है यहां से कैलकुलेट करना, आना चाहिए 90 किलोग्राम। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये AIPMT का सवाल है। ठीक है, PYQs भी मैं कराते जा रहा हूं, करते चले जाओ। ये हो गया एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सवेरों का मेरे, ऐसा ना समझना, मैंने पहले ही बताया था ना कि मोल कंसेप्ट कैसे पढ़ना होता है। मोल कंसेप्ट न्यूमेरिकल का गेम है, पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल पर्पस के थ्रू आता है। आप एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट को घुमा लिए, आपका क्वेश्चन ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट निकलते चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा थ्योरी तो है ही नहीं, देखा कितना थ्योरी, इतनी बड़ी क्लासेस हुई, किसके कितने थ्योरीज बताए गए, कुछ ज्यादा थ्योरीज नहीं बताई गई। थ्योरीज होती है इतू सा, कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत सारे, तो कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने का एक ही तरीका है फिजिकल केमिस्ट्री में, दैट इज मोर एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, अपने आप कैलकुलेशंस होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए 5.52 ग्राम ऑफ द Ag2O3, 5.52 ग्राम of Ag2CO3 that is
this Ag2CO3 is strongly heated, ठीक है। आपको मैंने बोला कि 5.52 ग्राम ऑफ द Ag2CO3 is strongly heated। फाइंड आउट, ठीक है। क्या क्या फाइंड करने बोला है? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड released at NTP, और the second one is the volume of the gaseous mixtures। अच्छा क्वेश्चन है ये, वॉल्यूम ऑफ gaseous mixture, the volume of the gaseous mixture released at NTP, molecular mass of Ag2CO3 is equal to 276। pause the video, solve the question। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, बनाइए। करूं मैं? देखो, सबसे पहले क्या बताया था, रिएक्शन लिखना सीखो। तो एक्चुअली क्या है ना बच्चों की, स्टार्टिंग में जब चैप्टर्स हम लोग पढ़ाते हैं, मूल कंसेप्ट वगैरह, तो जब हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़ाते हैं तो आप उस समय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े होते, तो बहुत सारी बातें आपको नहीं आ रही होती, मैं मानता हूँ, ठीक है। इसलिए अभी अगर आपके कोई सवाल फंसते हैं, ठीक है ना, अगर मान लो कि कोई आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो और आपके सवाल फंस रहे हैं, मतलब ड्यू टू नॉट ओनली ड्यू टू देयर कॉन्सेप्ट्स, है ना, आपको रिएक्शंस लिखने नहीं आ रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे चैप्टर के अंदर में, तो आपको धीरे धीरे अपने आप, ठीक है ना, अपने आप आपको सारे के सारे रिएक्शंस सीख जाओगे, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि सब कोई अपने 11 और 9 10th में पढ़ के आया हुआ है, कोई नहीं पढ़ा है सब चीज, धीरे धीरे पढ़ना है। लेकिन क्योंकि टॉपिक इनऑर्गेनिक का भी कभी कभी यूटिलाइज हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये सब क्वेश्चन नीट में आए हुए सवाल है, पीवाईक्यूज है, तो पीवाईक्यूज के अंदर में तो आप उस समय तक पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिए होते हो, तो आपको वहां दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अभी आपको दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, मैं रिएक्शंस लिख दे रहा हूं, आप रिएक्शंस को लिखने के बाद ट्राई करो, ठीक है। तो Ag2CO3 मेरे पास गिवन है, Ag2CO3 को सर हीट करने बोल रहा है, ठीक है। जब आप Ag2CO3 को हीट करोगे तो ये बनाएगा Ag, ये बनाएगा ऑक्सीजन, और ये बनाएगा सर, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक। पहला बात ये कर दिया मैंने। अब इक्वेशन को क्या करना होता है, बैलेंस, ठीक। तो इक्वेशन को जब आप बैलेंस करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2Ag है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। तो एक काम करता हूं कि मैं इसको आधा कर देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको आधा कर लूं तो 3 ऑक्सीजन बनेंगे, हाँ बढ़िया रहेगा ना। Ag के 2 मोल चाहिए, 2 मोल कर लो, ठीक है, 2 मोल कर लो। कार्बन के कितने, 1 मोल चाहिए, 1 मोल हो गया। अब ये रिएक्शन क्या हो गया सर, बैलेंस हो गया। अब पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड एट एनटीपी, ठीक है ना, कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज होगा एनटीपी पे। तो 5.52 ग्राम ऑफ द Ag2CO3 का यूटिलाइजेशन किए, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 5.52। अब तो आगे आपको मोल्स ही लिख रहा हूं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, और यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू कितना बोला है, नंबर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो V ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस डिवाइड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेशन सीख लोगे। तो यहां से देखो, तो V ऑफ द CO2 कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हो, 276, ये ऊपर जाएगा, तो 5.52 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 276, क्लियर एकदम, ठीक है। अब यहां से बस आप कैलकुलेट करो इसे, मैं भी कर लेता हूं, तो ओवरऑल कितना आना चाहिए आप देख लोगे। मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे भी इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का भी इच्छा नहीं कर रहा। तो जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 0.448 लीटर, कितना आएगा, 0.448 लीटर। अब दूसरा देखो, हमसे बोला है ना कि वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मिक्सचर्स रिलीज एट एनटीपी। कौन कौन से गैस है सर, ये गैस दिख रहा है और ये गैस दिख रहा है, मतलब इस गैस का भी चाहिए और इस गैस का वॉल्यूम चाहिए। तो वी मिक्स निकालना है,
तो वी मिक्स जो होगा सर वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम तो निकाल लिया, अब ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल लोगे तो आप ओवरऑल वी मिक्स निकाल पाओगे। तो फिर से लगा दो इसको, तो यहां लिखूंगा मैं 5.52 अपॉन 276 इज इक्वल टू, यहां लिखो क्या, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस डिवाइड बाय 22.4 और इनटू स्टाइकियोमेट्री कितना है सर, देखो यहाँ पे 1/2 मतलब ऊपर जाके 2 हो जाएगा ना, ये क्लियर है एकदम। तो यहाँ से देखो वी ऑफ द CO2 अगर मैं लिखना चाहूँ, सॉरी वी ऑफ द O2 लिखना था, यहाँ पे CO2 हो गया। O2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे सर, तो आप लिखोगे 22.4 इंटू 5.52 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 276 इंटू 2। क्लियर है एकदम। तो यहां से आप जब VO2 निकालोगे, आप कैलकुलेट करना आप लोग मोबाइल से या फिर कैलकुलेटर के थ्रू, तो ये आएगा V ऑफ द O2 जब आप यहां से निकालोगे आएगा 0.224 लीटर। कितना आएगा, ये पुराने सवाल है नीट के, उस समय मेंस और प्री होता था, टाइम ज्यादा मिलता था, ठीक है, तो उस समय इतने लंबे लंबे कैलकुलेशंस देखने को मिलते थे, ठीक, अब नहीं आता। तो V मिक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V ऑफ द CO2, V ऑफ द CO2 कितना हो गया सर 0.448 लीटर प्लस 0. क्या लिखोगे 224 लीटर। कैलकुलेट कर लोगे अब यहां से, देखो ध्यान से, तो मैं लिखूं 0.448 0.224, तो ये आ गया 8 4 12, एक हाथ में 6 एक साथ, और ये हो गया 6 और ये 0.672, ये आ गया सर 0.672 लीटर, ये आ गया सर वी मिक्स। ये क्या हो गया सर, वी मिक्स हो गया। क्लियर है एकदम। तो ये हो गया वी मिक्स का क्वेश्चन। बहुत ज्यादा टफ सवाल तो ये भी नहीं था, ठीक है। अगला करें, तो ये हम लोग का पहला टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। टाइप 1 का पहला टाइप, जिसके अंदर में हमने देखा कि जब एक रिएक्टेंट गिवन होता है। अब मैं दूसरा सवाल करने जा रहा हूं जिसके अंदर में आपको कंबशन रिएक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा, कार्बन वाला, जब हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग हीट करते हैं तो कार्बन, जिसको कंबशन रिएक्शन कहा जाता है, तो कंबशन रिएक्शन के अंदर में किस प्रकार से आप रिएक्शंस को, मतलब कि उसकी इक्वेशंस लगा सकते हो, वो सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। मिटा दो, चलो। तू सूरज लगे कोई सफाया हो के भी कुछ लगे, किया जो इश्क से किया रे। तो कंबशन रिएक्शन, ठीक है, जब हमारे पास कोई कंबशन रिएक्शन दिया होता है, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट, सॉरी किसी भी जब हाइड्रोकार्बन को आप जलाते हो तो कैसे जलता है, देखो CXHY नाम का कोई मान लो कि हाइड्रोकार्बन है, X समझ में आ गया होगा आपको, और ये जब कंबाइन करता है X प्लस Y/4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो ये X मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये बनाता है सर X मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Y/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या बनाता है, Y/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉरी फॉर दिस, ये बनाता है Y/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और वाटर लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, गैसेस स्टेट में भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है सर ठीक है, तीनों स्टेट में से कोई भी हो सकता है। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको कंबशन रिएक्शन का कराता हूं, ठीक है। क्वेश्चन पे लिखो, इसमें कंबशन रिएक्शन आपको गिवन होगा। क्वेश्चन है सर कि व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑक्सीजन, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, required for complete combustion, for the complete combustion of 2.8 kilogram, 2.8 kilogram of ethylene gas, of ethylene gas। समझ में आ गया होगा, सॉल्व करेंगे, मैं कर देता हूं, ठीक है, पहला वाला मैं करता हूं। तो इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 किलोग्राम ऑफ इथिलीन गैस। यू नो अबाउट द इथिलीन गैस इज द C2H4, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इथिलीन गैस।
इथिलीन गैस, और यहाँ पे देखो मैंने बोला इसको x इसको y, तो ऑक्सीजन का कितना रिक्वायरमेंट होगा? ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट आप निकाल सकते हो 2/2 + 1 3 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये क्या बनाएगा सर? ये बनाएगा सर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के और 2 मोल किसके सर? वाटर के। क्लियर है? बैलेंस हो गया इक्वेशन। देखो ध्यान से, ये रिएक्शन क्या हो गया सर? बैलेंस हो गया। देखो ध्यान से, है ना, रिएक्शन बैलेंस हो गया। मुझे कुछ नहीं करना था, एक्स और वाई की वैल्यू खाली पुट कर देनी थी। अब क्या बोल रहा है वहां से सुनो। व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथिलीन गैस का 2.8 किलोग्राम मैंने लिया हुआ है, तो मैं बस वही करने जा रहा हूं। 2.8 इंटू 1000 इसलिए किया क्योंकि 1000 में लाना पड़ेगा ना, डिवाइडेड बाय वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द इथिलीन गैस। तो ये हो गया सर 12 दूनी 24 + 4, 24 + 4 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, ये हो गया सर 28 इज इक्वल टू क्या बोला है? व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑक्सीजन, तो वेट ही निकालना है, ये वेट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो ये लिखेंगे सर मोल्स। मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 16 होता है ना, 16 8 16 तो 32 हो गया इसका। ठीक है, 32 इंटू क्या लिखोगे सर? 3। बस अब कैलकुलेशन करेंगे, यहां से ये हटेगा, ये 10 जाएगा, ये यहां से कट जाएगा, ये यहां से कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया 100 इंटू 3 दूनी 6 और 3 तरीका 9। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 तरीका 9 इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो क्योंकि किलोग्राम में ही आ रहा है, ये आ जाएगा सर 9600 ग्राम। ये आ गया सर वेट ऑफ ऑक्सीजन। किलोग्राम में लेने के लिए 1000 से क्या करोगे? डिवाइड, 9.6 ग्राम आ जाएगा केजी। ठीक है, 9.6 किलोग्राम। तो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो एक और सवाल करो। मैंने तो बोला ये स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के थ्रू जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है, थ्योरी उतना ही करेगा। एक कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्री का ट्रिक्स, और सारा क्वेश्चन ऐसे ही निपट रहा है। कुछ है ही नहीं यार। मोल कंसेप्ट कोई चैप्टर है? मोल कंसेप्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। लिखो जरा सा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ बताऊंगा इसमें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर, दोनों निकालना है, हवा का भी और इसका भी। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन, रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 10 लीटर इथेन, 10 लीटर इथेन। चल सॉल्व करो क्वेश्चन। मैं करता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आईएमपी डालना, टेस्ट वगैरह होगा, दिखेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर में एयर वाला। तो देखो सबसे पहले बोला है कि इथेन गैस का 10 लीटर है, उसका कंप्लीट कंबशन करना है, तो कितना ऑक्सीजन बनेगा और कितना एयर बनेगा। ठीक है, ध्यान समझना। इथेन की बात करते हैं तो ये हो गया C2H, CnH2n + 2 अलग हो जाएगा ना फॉर्मूला। तो इथेन के अंदर में कितने कार्बन होते हैं यार? CH3 कितना हो गया सर? 3 3 6 C2H6। सही है, दो ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा, तो ये हो गया इथेन। इस इथेन का मैंने क्या करा है सर? कॉम्बिनेशन। क्या बोला था? x + y/4। तो x कितना है सर? 2, और ये है सर 6/4। तो ये आ जाएगा सर कितना? ये हो जाएगा 2, और ये हो गया सर सॉरी 3 और 2 ना, 2 3/2। सही है, अब सही है। तो ये 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2 एलसीएम ले लोगे, तो 2 एलसीएम ले लोगे तो 4 + 3, और यहां हो जाएगा 2 5 6 7/2। सही। अब मैं लिखूंगा 7/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाएगा सर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फायदा हुआ, देखा। और y/2 मतलब कितना हो जाएगा सर? y/2 कहने का मतलब हो गया सर y/2 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी। अब ध्यान सुनना, अब ये सही है। चलो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस इथिलीन। ठीक है, इथेन का ही मैंने बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख दिया। आई थिंक पूरा बैलेंस होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो। ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन निकालना है, तो ये तो आप आसानी से कर लोगे। तो बस 10 लीटर है ना, तो मोल्स को लीटर में चेंज करने आता है ना। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन क्या होता है? 22.4। तो वॉल्यूम कितना है सर? वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा, क्या लिख रहा हूँ, V ऑफ द C2H6 अपॉन इसका तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ के लिखोगे V ऑफ O2
डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ 7/2 है ना, ये हो गया। क्लियर? अब कर लो कैलकुलेशन। तो ये दे रखा है 10 लीटर वॉल्यूम अपॉन 22.4 लिखना पड़ेगा ना, कट भी जाएगा कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया ना, इसलिए कट जा रहा है। तो वॉल्यूम वाला कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हो। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई 7 इंटू 22.4, ये तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 पच्चे 7 पच्चे 35 लीटर, ये क्या आ गया सर? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान सुनना जो मैं नोट में लिखवा रहा हूं। नोट पॉइंट ये है सर कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है वो 5 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होता है। नोट कर लो, क्या बोला मैंने कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इज नथिंग बट द 5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो एयर का वॉल्यूम क्या हो गया, यही सिखाना था बस, नया कुछ नहीं था। अपॉन 35 25 दो हाथ में आ जाएगा, 15 16 17 175 लीटर एयर का वॉल्यूम आ गया। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्योंकि एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, एयर के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होती है ना। नाइट्रोजन होता है, और भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं। तो उन सारे गैसेस की अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो वो हमेशा याद रखना कि एयर का वॉल्यूम 5 टाइम्स होता है ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। ठीक है, कितने से वॉल्यूम से ज्यादा होता है? 5 टाइम हमेशा ज्यादा आएगा। चलो छापो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट देखो, इन द रिएक्शन एक रिएक्शन दे रखा है। इन द रिएक्शन 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस combine to form the 4NO gas plus 6H2O liquid। ठीक है, ये दे रखा है एक रिएक्शन। ठीक, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि when the 1 mole of the ammonia, when 1 mole of the ammonia, ठीक है, and the 1 mole of the oxygen and 1 mole of oxygen are made to react, ठीक है, इसको रिएक्शन कराया गया है। देन क्वेश्चन ये है सर, देन फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, दैट इज 1 मोल ऑफ द वाटर इज प्रोड्यूस, 1 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड, 1 मोल पानी बनेगा। ऑप्शन बी में है सर कि 1 मोल NO इज प्रोड्यूस, 1 मोल NO इज प्रोड्यूस्ड। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ऑल ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, ऑल ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ऑल अमोनिया इज कंज्यूम्ड। द क्वेश्चन इज फ्रॉम AIPMT 1998। द क्वेश्चन इज फ्रॉम AIPMT 1998। दिमाग लगाइए, सवाल को सॉल्व कीजिए। क्या करना है, देखो रिएक्शन दे रखा है, ठीक है,
क्या दे रखा है सर कि 4 मोल अमोनिया गैस, ये एनालिटिकल क्वेश्चंस कहता है, NO गैस प्लस 6H2O लिक्विड। क्लियर? अब ध्यान सुनो, क्वेश्चन बोला है कि 1 मोल अमोनिया और 1 मोल हमने ऑक्सीजन का यूज किया है, तो हमसे पूछता है कितना मोल पानी बनेगा। तो आप लगा के देखो ना, रिएक्शन पहले बैलेंस्ड है, हाँ सर। तो अगर मैं 1 मोल इसका लेता हूं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर मैं 1 मोल अमोनिया का लेता हूं, 1 मोल ऑक्सीजन का लेता हूं, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो आप खुद बताओ कि कितने मोल पानी बनेंगे। तो मैं अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा सर 1/4 इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों से रिएक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 इज इक्वल टू 1/6, है ना। तो साफ साफ है सर कि 1 मोल तो नहीं बनने वाला। आप ध्यान से देख सकते हो कि 1 मोल तो कभी भी नहीं बनेगा, 1/6 मोल बनेंगे, तो ये ऑप्शन तो कहना ही नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ द NO इज प्रोड्यूस, ये भी पॉसिबल नहीं है कि 1 मोल NO बन जाए, है कि नहीं, 1 मोल NO नहीं बन सकता है। दूसरा लिखा हुआ है सर कि द ऑल ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, ऑल ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। ये आपको क्या लगता है कि क्या सारे के सारे ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो जाएंगे रिएक्शन में, या फिर ऑल अमोनिया इज कंज्यूम्ड? मेरे हिसाब से मुझे दिख रहा है कि ऑल ऑक्सीजन आर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। सारा का सारा ऑक्सीजन जो हमने लिया है, ये सारा का सारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा सर, कंज्यूम्ड हो जाएगा रिएक्शन में। बहुत ही ज्यादा इजी और एनालिटिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना बन जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं था, कॉपी उठाना नहीं था, पेन उठाना नहीं था, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, करना, दिमाग लगाना, आ जाएगा। नेक्स्ट करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस रिएजेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। इसको मुझे अभी कराना नहीं चाहिए क्योंकि आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा मैंने किया क्या, कोई बात नहीं, 5 मिनट्स के बाद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। फाइव मिनट के बाद इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये क्वेश्चन एक्चुअली स्टोइकियोमेट्री का वो टॉपिक था जहां से गलत क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, वही मैंने सोचा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल लिखो, सॉरी, ठीक है, अगला अगला अगला। मैंने बोला यार अचानक से ये क्वेश्चन दिख कैसे गया, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का कंसेप्ट था, कोई बात, कट कर देंगे इसको, इस पार्ट को कट कर देंगे। मैंने ध्यान से देखा नहीं, सवाल लिख दिया मैं डायरेक्ट। क्वेश्चन लिखो, वो वाला क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है, अभी वो वाला टॉपिक पर देखो। लिक्विड बेंजीन्स बर्न्स इन एन ऑक्सीजन एज पर द रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन दे रखा है C6H6, ये जो बेंजीन है सर, ये बेंजीन बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। और आपको क्या दे रहा है, जो देता है हर हाइड्रोकार्बन बर्न करने के बाद ऑक्सीजन गैस और पानी बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस और क्या बनाता है, पानी बनाता है, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, यही तो है। 12 लिखना चाहिए, 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बना लिया 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन है सर, हाउ मेनी लीटर ऑफ द ऑक्सीजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हाउ मेनी लीटर ऑफ द ऑक्सीजन एट एचटीपी आर नेसेसरी, एट एचटीपी आर नेसेसरी, ठीक है, हाउ मेनी नेसेसरी फॉर कंबशन ऑफ, ये तो इजी क्वेश्चन है, फॉर कंबशन ऑफ 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। बेंजीन को गर्म करो और आंसर लाके दिखाओ। CBSE AIPMT 1996, ठीक है। बेंजीन को क्या किया गया, गर्म किया गया, और गर्म करने के बाद
जलाया गया उसे, जलाने से वो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दी है। तो आपसे पूछ ये रहा है कि कितने लीटर ऑफ द ऑक्सीजन एट एचटीपी आर नेसेसरी फॉर द कंबशन ऑफ 30 ग्राम ऑफ बेंजीन। चलिए फटाफट, कुछ दिमागी लाल कुछ ज्यादा दिमाग लगा रहे होंगे, है ना? कम लगाओ, कम। चलिए करूं मैं, करूं? अरे यार कर ले। हाँ तो हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एचटीपी आर नेसेसरी फॉर द कंबशन ऑफ, कितना इजी है ये, तुम भी कर सकते हो, मैं करूं क्या यार? बेंजीन का पहले ये निकाल लो ना कि बेंजीन दिखती कितनी है। तो 12 इंटू 6 प्लस 6, 12 6 48 नहीं होता है, 12 6 यही आता है 72, और ये हो गया 6 8 और 78, ठीक। तो मैं लिखता हूं 30 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 78 ना, इंटू 2 इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर ऑफ द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, लीटर मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, डिवाइड बाय 15 इंटू 22.4, और ये 2 से 15, बढ़िया। तो VO2 will be equal to 15 15 22.4, VO2 will be 15 15 22.4 डिवाइड बाय 78, है ना? तो बस हो गया, और क्या, VO2 निकल जाएगा यहाँ से, जो आएगा आंसर लीटर में आएगा आंसर। ऑप्शन नहीं दिया था क्या ये पेपर में? दिया होगा जी, देखें जरा ऑप्शंस मिला लें। ठीक, सही है, चलो। कुछ सही है सारा, कुछ गलती नहीं? ठीक, 84 लीटर आएगा, 84 लीटर। अगला करें। एक क्वेश्चन और लिखो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवेरों का मेरे तो सूरज हरी, देखो जरा, 8 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ इथेन एंड प्रोपेन, 8 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ इथेन एंड प्रोपीन, इथेन एंड प्रोपीन, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस द 21 लीटर, दोनों मिल के प्रोड्यूस कर रहा है 21 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंप्लीट कंबशन, complete combustion. Find the volume of the ethane and propene. Find the volume of ethane and propene in the original mixture. वाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। इन द ओरिजिनल मिक्सचर,
ठीक है। तो सवाल कुछ ऐसा है कि मेरे पास 8 लीटर मिक्सचर है सर, किसका, इथेन का भी है और प्रोपीन का भी है, ठीक है। दोनों मिलकर क्या होता है, 21 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ बोथ। दोनों का कंप्लीट कंबशन हुआ और दोनों मिलकर 21 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इथेन एंड द प्रोपीन इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो कितना मतलब कि वॉल्यूम था किसका, इथेन का और प्रोपीन का इन देयर ओरिजिनल मिक्सचर, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना है, 8 लीटर है, ठीक है। और बताना ये है सर कि कितना वॉल्यूम किसका प्रेजेंट होगा। तो मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर था और इस कंटेनर के अंदर में दोनों गैसेस है, दैट इज इथेन भी है C2H6 2 से, ठीक है, और मेरे पास क्या है, प्रोपीन भी है, दैट इज C3H6, ठीक है ना, ये दो गैसेस है। अब इन दोनों का मिलाकर जो वॉल्यूम है सर वो कितना है, 8 लीटर, ठीक, 8 लीटर। मान लो कि इसका वॉल्यूम अगर x लीटर था तो ये सर 8 माइनस x लीटर होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम 8 है। मान लेते हैं कि अगर इथीन का वॉल्यूम x लीटर होगा ओरिजिनल मिक्सचर के अंदर में, तो प्रोपीन का गैस का कितना होगा सर, 8 माइनस x, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितना है, 8 लीटर है। और दोनों के दोनों मिलकर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों के दोनों मिलकर बना रहे हैं 21 लीटर ऑफ, ठीक है ना, 21 लीटर के सर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 21 लीटर दोनों के दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है ना। नोट पॉइंट पे याद रखना कि जब दोनों का दोनों दिया हुआ हो मिक्सचर के अंदर में, तो यू हैव टू सॉल्व बोथ सेपरेटली, ठीक है ना। तो ये बात याद रख लेना कि व्हेन बोथ द कंपोनेंट, जब दोनों का दोनों कंपोनेंट, बोथ द कंपोनेंट, अगर दोनों का दोनों कंपोनेंट रिएक्शन का दिया हुआ हो, रिएक्ट, ठीक है, दोनों का दोनों रिएक्शन प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहा हो, तो आपको सॉल्व करना है रिएक्शन को सेपरेटली। सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन फॉर द बोथ रिएक्टेंट, फॉर बोथ रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट के लिए आप रिएक्शन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूं, इथीन के लिए सॉल्व करता हूं, C2H6, ठीक है, ये हो गया C2H6 का रिएक्शन मैंने करा दिया ऑक्सीजन के साथ। आपको पता है क्या करना है, तो x प्लस वाई बाई 4 कर देना है। तो x कितना है, 2, और y बाई 4 मतलब 6/4 है ना, 6/4 मतलब 3/2 मतलब 2.5, 7/2 आ जाएगा, ठीक है ना, पहले ही कर चुके हैं हम लोग ये बात। तो ये आ जाएगा सर 7/2, और यहां पर बनेगा x मॉलिक्यूल मतलब कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और प्लस y बाई, ठीक है ना, y बाई 2 मॉलिक्यूल्स मतलब 6/3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब मैं इसके लिए सॉल्व करता हूं कि कितना वॉल्यूम आना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, V ऑफ द C2H6 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री बराबर है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन, यहां पर कितना बनेगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे तो VCO2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे सर, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया कि यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ दी C2H6 हमने x माना है, तो इसके हिसाब से VCO2 कितना आ जाएगा सर, 2x आ जाएगा। बोलो ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो कि इस रिएक्शन के हिसाब से जो वॉल्यूम आना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कितना आना चाहिए सर, 2x आना चाहिए। कोई दिक्कत, चलो अगला वाला के लिए करता हूं, दैट इज C3H6 के लिए। C3H6 का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो यहां पे देख सकते हो 3 प्लस ये भी वही आने वाला, आई थिंक दैट इज y/4 होता है, तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 6 है ना, हाँ ठीक है। तो ये 3/2 हो जाएगा, मतलब 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी वही आ रहा है क्या, नहीं यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, 2 हो गया यहाँ पर, तो 4, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 9/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा सर 9/2 मॉलिक्यूल से कंबाइन किया, और ये बनेगा सर 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बनेगा सर दैट इज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या बनेगा सर, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्लियर। तो इसके लिए अगर मैं निकालना चाहूं तो V ऑफ द C3H6 प्रोड्यूस विल बी इक्वल टू V ऑफ द CO2 प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय 3। तो वॉल्यूम ऑफ द C3H6 इज इक्वल टू 8 माइनस x, है ना, और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, यहां से आया VCO2, तो यहां से VCO2 आ रहा है सर अटका, दैट इज 3 इंटू 8 माइनस x,
क्योंकि ये जो वॉल्यूम आ रहा है दोनों का दोनों, ठीक है, ये दो वॉल्यूम आया ना सर, ये दोनों वॉल्यूम आया, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्योंकि वो पता है कि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम होगा, जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 21 लीटर। और जो ये 21 लीटर आया होगा वो इन दोनों वॉल्यूम के चलते ही तो मिल के बना होगा, इस वाले गैस के चलते बनने वाला वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का और इस वाले गैस के वॉल्यूम के बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का। यहां से वो क्या निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है, करेंगे तो 2x इंटू क्या लिखेंगे सर, 8 का 8 8 16 8 तरीका 24, 24 माइनस 3x इज इक्वल टू, यहां मैं लिख दिया दैट इज 21। क्लियर एकदम। तो यहां से देख सकते हो कि ये कटेगा तो माइनस एक्स बचेगा, 24 माइनस एक्स इक्वल टू 21 माइनस एक्स इक्वल टू 21 माइनस 24, तो आई थिंक ये 3 आना चाहिए, तो x की वैल्यू मिल गई सर 3 लीटर। इसका मतलब साफ है कि जो C2H6 है वो कितना है, 3 लीटर। तो जो सर वॉल्यूम ऑफ द C2H6 मिल गया सर 3 लीटर, तो ओवरऑल आप ऑब्वियस है कि C3H6 का वैल्यू 8 माइनस 3 होगा, 4 5 6 7 4 आएगा। अरे कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, बना सकते हो आप लोग, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। अगला करें, चलो, डरना नहीं है, पेपर में यार क्या ही आएगा। 8 माइनस 3 5 होता है, 4 आ गया है, कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव है। अगला भाई एप्लीकेशन है वो, सवेरों का मेरे तू सूरज लाने। तो ये हो गया सर दूसरा टाइप का क्वेश्चन। अब जो थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन इस साल नीट 2022 के अंदर में पूछा गया था, टाइप 3। टाइप 3 है सर, इसके अंदर में हम बात करने जा रहे हैं परसेंटेज यील्ड का। किसका बात करने जा रहे हैं, परसेंटेज यील्ड का हम बात करने जा रहे हैं सर, परसेंटेज यील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज यील्ड, मैं समझाऊंगा परसेंटेज यील्ड क्या होता है, और परसेंटेज प्यूरिटी के क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करने जा रहे हैं। परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्यूरिटी, ठीक है ना, परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्यूरिटी बेस्ड प्रॉब्लम। बोला ये पूरा टॉपिक सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पस से ही बना हुआ है। आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे एक टॉपिक और बताना है, लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड एंड बात करने जा रहे हैं हम लोग परसेंटेज प्यूरिटी का। तो एक्चुअली में परसेंटेज यील्ड क्या होता है, पहले ये समझ लो, ठीक है। एक्चुअली में परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब होता है, और परसेंटेज प्यूरिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं परसेंटेज प्यूरिटी को, ठीक है, क्योंकि इसको समझना ज्यादा मजा आएगा। फिर यील्ड की बात करते हैं। परसेंटेज प्यूरिटी क्या मतलब होता है, प्यूरिटी का आपको समझ में आ रहा है। देखो, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक लाइम स्टोन है, ठीक है, मैंने मार्केट गया और मुझे घर में क्या कराना है, व्हाइट वॉश कराना है, ठीक। व्हाइट वॉशिंग कराने के लिए मैं मार्केट गया और मार्केट से क्या लेके आया, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, वो लेके आया, ठीक। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि अब मेरा क्या प्रोसेस होता है आपको पता होगा, अगर किसी घर के अंदर में व्हाइट वॉशिंग होती है तो सुना होगा कि हम क्या करते हैं कि जो हम कैल्शियम कार्बोनेट जो लेके आते हैं, दैट इज एन क्विक लाइम, उसको हम वाटर के अंदर में डालते हैं, ठीक है। वाटर के अंदर में डालते ही उसके अंदर से क्या होता है सर, अपने आप ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है सर, डिकम्पोज कर जाता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में द अमाउंट ऑफ द CaO प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, जो बनता है, कि जैसे कि मान लो ऐसे आप सोच सकते हो कि अगर लेट मी सपोज कि मैंने 1 किलो कैल्शियम कार्बोनेट खरीद के आया, ठीक है, मार्केट से, लेकिन वो कैल्शियम कार्बोनेट जो मैंने 1 किलो खरीदा और मुझे लगा कि हाँ 1 किलो मेरे को कैल्शियम ऑक्साइड का
और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलके मिल जाएगा। लेकिन जब हमने उसको जब उसकी क्वांटिटी को मेजर किया आफ्टर डिकम्पोजिशन, तो हमने पाया कि जो क्वांटिटी मिली हमें वो एक्चुअली में 1 किलो से क्या थी सर, कुछ कम थी। इसका मतलब ये है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट हम मार्केट से लेकर आ रहे हैं, उस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कुछ ना कुछ क्या था सर, इंप्योरिटी थी, जो कि क्या हो गई सर, जो इंप्योरिटीज फर्दर रिएक्ट नहीं की, मतलब वो रिएक्शन तो करेगी नहीं और प्रोडक्ट जो हमें डिजायरेबल था वो देगी नहीं। तो इसी को कहते हैं सर परसेंटेज प्योरिटी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें प्योरिटी निकालनी पड़ेगी कि एक्चुअली में जो सबस्टांस हमने मार्केट से खरीद के लाया वो सबस्टांस कितना प्योर था, है ना, उसके अंदर में कितनी परसेंट प्योरिटी थी कि इतना ही, हाँ जैसे कि उसका 80% जला तो उसका 80% उसका क्या होगा, परसेंटेज प्योरिटी होगी कि हाँ सर इतना ही अमाउंट जो था कैल्शियम कार्बोनेट का जो कि इंपॉर्टेंट था और वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर में कन्वर्ट हो पाया या फिर डिकम्पोज हो पाया। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड परसेंटेज प्योरिटी। तो इसको मैं रिएक्शन की तरफ समझाता हूं, ज्यादा मजा आएगा। तो एक्चुअली जो बेसिकली जो फील था फिजिकल, वो फिजिकल फील मैंने दे दिया। तो मान लो कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको मैंने हीट किया, तो हीट करने के बाद सर ये कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लियर है एकदम? कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनाता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मैंने इसका 1 मोल लिया, तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो मुझे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलना चाहिए। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री यही बोलती है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूं, ठीक है, तो 100 ग्राम अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूं तो मेरे को 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 56 ग्राम क्या मिलना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड मिलना चाहिए। लेकिन अगर मेरा जो सैंपल है, जो मेरे पास जो मैंने 100 ग्राम का सैंपल मैंने लिया है ना, जो मेरे पास सर 100 ग्राम का जो सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसके अंदर में क्या है सर, कुछ प्योर चीज है और कुछ क्या है सर, इंप्यूरिटीज है। ठीक है, मान जो प्योर चीज होगा सर, जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा, वो तो सीधा सीधी बात है कि जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर में कन्वर्ट होगा, और जो उसके अंदर इंप्यूरिटीज पाई जा रही होंगी, जो इंप्यूरिटीज होंगी इनके अंदर में सर, वो इंप्यूरिटीज तो सर कंबाइन नहीं करेंगी और ये इंप्यूरिटीज हमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके नहीं देने वाली है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मतलब कि जो हमारे पास जो ओवरऑल, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कैल्शियम ऑक्साइड हमें ओवरऑल कितना मिलेगा, मिलना मेरे हिसाब से मिलना कितना चाहिए था, 56 ग्राम, क्योंकि मैंने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का यूटिलाइजेशन किया। लेकिन जो इंप्यूरिटी होने के चलते, इंप्यूरिटीज होने के चलते इस हमारे जो चूना मैंने लेके आया है घर मार्केट से कैल्शियम कार्बोनेट, उसके चलते ओवरऑल कुछ इंप्यूरिटीज होने के चलते, तो आप समझ सकते हो कि जो भी हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगी वो हमेशा 56 ग्राम से क्या होगा, ओवरऑल कम होगा। इक्वल टू भी नहीं बोलेंगे यार, क्या होगा सर, कम होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि जो सैंपल मेरे पास अवेलेबल है वो सैंपल खुद क्या है सर, इम्प्योर सैंपल है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्चुअली में मेरा जो सामान है वो कितना प्योर है ना, कितनी प्योरिटी की गारंटी देते हो आप लोग, है ना, हर चीज में मिलावट है इस दुनिया में, तो वैसे ही इसके अंदर चूना के अंदर में मिलावट है। तो परसेंटेज प्योरिटी कि अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं कि मतलब मेरा सबस्टांस कितना प्योर है, अगर मैं इसको बोलूं तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे जो अगर पता करना कि मुझे कितना प्योर है, तो आप क्या करोगे, जो प्योर सबस्टांस का जो वेट है ना, जो प्योर सबस्टांस का वेट है और जो वेट आपका इम्प्योर सैंपल का है, उसको डिवाइड कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कि सबस्टांस कितना प्योर है। तो मैं लिखूंगा सर वेट ऑफ प्योर सबस्टांस डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल, वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल इंटू 100, ये निकल जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब दिया हुआ होता है, ठीक है ना, कभी भी क्वेश्चन जो दिया होता है उसके अंदर में जो आपको वेट गिवन होता है, ठीक है, ध्यान सुनना, जो भी वेट हमें दिया होता है, ठीक है ना, वो वेट हमेशा किसका दिया जाता है, इम्प्योर सैंपल का दिया होता है। किसका दिया होता है सर, इम्प्योर सैंपल का दिया होता है, और हमें प्योर सैंपल का वेट निकालना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तो ये 2 पॉइंट याद रख लेना है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर में हमेशा किसका वेट दिया रहता है, इम्प्योर सैंपल का, ठीक है ना। तो याद रखना कि वेट गिवन इन द क्वेश्चन विल बी, जो भी वेट दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, इवन मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इन द क्वेश्चन विल बी, जो भी क्वेश्चन में जो वेट दिया होता है वो किसका दिया जाता है, इम्प्योर सैंपल का, इम्प्योर सैंपल का, ठीक है ना। और हमें क्या करना होता है, वेट ऑफ प्योर सैंपल, वेट ऑफ द प्योर सैंपल
कैन बी कैलकुलेटेड, इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, इसके थ्रू करना पड़ता है सर, स्टोइकियोमेट्री के थ्रू करना पड़ता है, ये मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, क्वेश्चंस कराता हूं, समझाता हूं कैसे क्या करना है, छापिए इस बात को। तो ये हो गया परसेंटेज प्योरिटी का कंसेप्ट। चलिए सवाल ला रहा हूं मैं। क्वेश्चन, ये 10 ग्राम सैंपल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज एन हीटेड, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा वेट दिया हुआ होगा, इम्प्योर वाला, ठीक है ना, इज एन हीटेड, 10 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज एन हीटेड and a thermal decomposition gives 2.8 gram calcium oxide। ठीक है, find the percentage purity, find the percentage purity of calcium carbonate sample। करूं मैं? तो आपको जो ये 10 ग्राम दे रखा होगा सर, आप खुद बताओ, जो ये 10 ग्राम दे रखा होगा, ठीक है ना, जो ये 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन है, ये क्या ये प्योर है? नो सर, इसके अंदर में जो प्योर सबस्टांस होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और जो इम्प्योर सबस्टांस है उसका कुछ नहीं होने वाला। तो आपको इम्प्योर सैंपल का वेट दे रखा है कितना, 10 ग्राम, और आपको प्योर सैंपल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताओ जरा सा कि मेरे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जब हीट करेंगे तो ये CaO प्लस छोटू में बनेगा, ठीक। अब आपको निकालना है परसेंटेज प्योरिटी, तो आपको निकालना पड़ेगा वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्योर, ठीक। और कितना प्रोड्यूस कर रहा है सर, 2.8 ग्राम ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड ये प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब समझ में आ गया आपको, मैं लिखूंगा वेट ऑफ CaCO3 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2.8 अपॉन कितना सर, 56। क्लियर है एकदम। तो यहां से आप क्या करोगे सर, वेट ऑफ CaCO3 निकाल लोगे कि वेट ऑफ CaCO3 है ना इज इक्वल टू 2.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 56। क्लियर है एकदम। यहां से देखो ध्यान से कितना आ जाना चाहिए, यहां से ये कटेगा, 28 है, यहां पे आ गया 10, 1 0 1 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 56 का 28 का टेबल में क्या 56 आता है? लेट मी चेक ना, ये 28 का टेबल में 56 आता है। मैथमेटिक्स बहुत तेज है मेरा, पता है। तो मैं कर लेता हूं, ये आएगा सर 280 है ना, इसको डिवाइड करना है 56 से, तो ओवरऑल ये 5 आ जाएगा। वाह, ये कितना आ गया सर, 5 ग्राम, ये हो गया। तो अब हमको ये बताओ जरा सा कि परसेंटेज प्योरिटी तो दिख गया यार, आधा 50% प्योर है ना, 10 ग्राम सबस्टांस था, 5 ग्राम बन ही रहा है। तो ओवरऑल मैं परसेंटेज प्योरिटी की बात करूं, चलो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, लेकिन आपका दिमाग काम करना चाहिए कि पहले बोला मैं कि वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल अपॉन वेट ऑफ प्योर सैंपल इनटू 100। क्लियर है एकदम। 5 2 जा उल्टा कर दिया क्या, है ना, उल्टा कर दिया।
ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी समझ में आ गया। 5 ग्राम वेट निकाला और इसका ये कैलकुलेशन मैंने कर दिया। चलो अगला सवाल करो। 50% दिख रहा है सर कोई को? चलिए अगला वाला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो कितना लिखूंगा मैं? प्योर अपॉन इम्प्योर इंटू 100, 1/250 हो गया, कर भी दिया मैंने। नेक्स्ट, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, आया था नीट में इस साल, लेवल 5 था। फिर भी लोग नहीं करते, फिर भी लोग नहीं करते। परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड। नेक्स्ट, फाइंड द वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, फाइंड द वेट ऑफ carbon dioxide produced, find the weight of the carbon dioxide produced by decomposition of ठीक है, find the weight of this produced by the decomposition of the 200 ग्राम 200 ग्राम 90% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। बढ़िया सवाल। इसमें पहले ही परसेंटेज प्योरिटी आपको गिवन है, आपसे वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बताने बोल रहा है, पहले डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम 90% CaCO3। सॉल्व करो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें दम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं करूं? करते हूं। देखो क्या करना है, 200 ग्राम है ना, देखो परसेंटेज प्योरिटी पढ़ाया मैंने, हाँ क्या बताया था? वेट ऑफ प्योर अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर, बोलो, इंटू 100, ये नहीं बताया था? वेट ऑफ प्योर अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर इंटू 100। क्लियर? तो 90% है ना, 90 इज इक्वल टू वेट ऑफ प्योर नहीं पता है, और ये सैंपल हमेशा क्या देता है? 200 इम्प्योर का अपॉन 100, कट जाएगा यहां से 180। वेट ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का वेट आ गया सर 180 ग्राम। कितना आ गया सर? 180 ग्राम। ठीक, अब क्या पूछ रहा है? अरे हलवा हो गया। तो CaCO3 है, अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनेगा सर? छोटू। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस छोटू। फाइंड द वेट ऑफ द CO2 प्रोड्यूस, वेट कितना है? 180 अपॉन 100 इज इक्वल टू वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस, है ना, अपॉन 40 कर दो, और क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो ध्यान से, ये इससे कट जाएगा, 9 बार में 1.8 लिख दो, सबसे अच्छा ना, 1.8 इंटू 44, ये आ जाएगा वेट। इतना इजी है यार, हटो। नेक्स्ट करें। फिजिक्स इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री। फिजिक्स के अंदर में आपको टेंशन ले सकते हो, केमिस्ट्री में टेंशन लेने का सब्जेक्ट ही नहीं है, और ले रहे हो तो फिर कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब जैसे कि इस टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा परसेंटेज प्यूरिटी का, कि कोई सबस्टांस कितना प्योर है। अब ऐसा ही मान लो कि इसी सैंपल में फिर से एक बात बताता हूं, वही मैं चूना का एग्जांपल ले रहा हूं, कि मेरे पास जो ये चूना है, ध्यान सुनना, ये जो मेरे पास चूना है दैट इज एन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको मैंने जलाया, इसको मैंने क्या किया सर? बर्न किया। ठीक है, 100 ग्राम लेता हूं, 100 ग्राम बढ़िया लगता है देखने में, 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिया। ठीक, बच्चों इसके अंदर में कुछ प्योर होंगे जो कि CaO में कन्वर्ट हो गए होंगे, और कुछ जो होंगे सर इम्प्योर होंगे, और जो कि क्या होंगे सर? कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो मेरा जो यील्ड क्या होता है? व्हाट इज माय परसेंटेज यील्ड?
परसेंटेज ईल्ड का मतलब क्या होता है कि आपके हिसाब से तो आना 56 ग्राम चाहिए था। आना कितना चाहिए था सर? 56 ग्राम आना चाहिए था। मतलब एक्चुअली यू वांट 56 ग्राम, बट वेन यू आर गोइंग टू द कैलकुलेशंस, जब आपने उसको कैलकुलेशन किया, उसकी जब आपने प्रैक्टिकली देखा, जो वैल्यू आई वो सर 56 से क्या आई सर? कम आई। तो दिस इज कॉल्ड योर परसेंटेज ईल्ड। व्हाट डू यू बाय ईल्ड? ईल्ड का मतलब है कि आपका कितना प्रोडक्ट बना। आपके हिसाब से आपका जो ईल्ड था वो 100% होना चाहिए था, कि मैंने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया है तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हमको मिलेगा। बट इन एक्चुअल सेंस जो मेरे पास जो सैंपल है वो पहले से ही क्या है? इम्प्योर है। मतलब उसके अंदर एक्चुअली में ही 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं था। हाँ सर, नहीं था। तो सर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं था तो कैल्शियम ऑक्साइड भी तो 56 ग्राम से कम बनेगा। हाँ बनेगा। तो यही मतलब बताना चाहता हूं। तो मेरे पास जो ये बना वो 56 ग्राम से कम बना। हाँ, तो सर परसेंटेज ईल्ड मतलब क्या होता है? परसेंटेज ईल्ड मतलब आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट एक्चुअली अमाउंट में कितना बना। तो मैं बोलूंगा सर कि इसको निकालने के लिए आपके पास जो एक्चुअल ईल्ड होना चाहिए था और जो आपने स्टोइकियोमेट्री से कैलकुलेट करके दिखाया गया, ठीक है ना, दैट इज दिस थ्योरेटिकल ईल्ड इनटू 100। दिस विल बी योर आंसर। हमेशा याद रखना कि रिएक्शन के अंदर में यहां पे भी वही बात होती है कि आपको एक्चुअल यील्ड गिवन होगा। एक्चुअल यील्ड क्या होगा सर? गिवन होगा। थ्योरेटिकल यील्ड आपको स्टोइकियोमेट्री से निकालनी पड़ेगी। देन यू कैन एबल टू फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड ऑफ एन एनी रिएक्शन। तो ये बात मैं लिख दूं, ठीक है? तो मैं इस बात को लिख देता हूं, ठीक है? तो पहला बात यहां मैं लिख देता हूं कि लिखा हुआ है तुम्हारा कि एनी अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट गिवन, कोई भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो आपको रिएक्शन में दिया हुआ होगा, एनी अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? एनी अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट गिवन और आस्क, गिवन और आस्क, जो पूछ रहा होगा या फिर जो दिया हुआ होगा, वो क्या होगा? इन अ क्वेश्चन, इन अ क्वेश्चन इज ऑलवेज ए एक्चुअल यील्ड। वो क्या होगा सर? हमेशा एक्चुअल यील्ड होगा। और आपको थ्योरेटिकल यील्ड क्या करना पड़ेगा सर? कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना? थ्योरेटिकल यील्ड इज कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकल यील्ड इज कैलकुलेटेड, ठीक है? थ्योरेटिकल यील्ड इज कैलकुलेटेड बाय स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना? क्या बोलेंगे सर? मेथडी। चलिए करता हूं सवाल, समझाता हूं आपको परसेंटेज यील्ड, ठीक है? उसके बाद से हमारी लेक्चर यहां पर समाप्त होगी और अगले दिन आएगा लास्ट टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट। बैठा दूं? छापो फटाक से। सवेरों का मेरे तो सूरज लगे, मिटाना पड़ता है। दो बार मिटाना पड़ता है, नया बोर्ड लेना पड़ता है तभी होता है। आइए सवाल समझते हैं। सवाल, ठीक है? सवाल के लिए सवाल ये है सर कि 6.8 ग्राम ऑफ H2S, 6.8 gram of the H2S react with an excess of, क्वेश्चन सही है ना? हाँ reacts with the excess of sulfur dioxide to produce 8 gram sulfur. Find the percentage yield. Find the percentage yield. Find the percentage yield of the reaction. Find the percentage yield of the reaction. ठीक है? चल सॉल्व करो सवाल को, मैं कर दूं। सॉल्व करो प्रश्न।
ठीक है। यहाँ पे बताओ ये 6.8 ग्राम जो सल्फर बन रहा है ये क्या है, एक्चुअल यील्ड दे रखा है, एक्चुअल यील्ड। आपको थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले तो कैलकुलेशन के लिए बैलेंस तो करो इक्वेशन को, और क्या बनेगा, बल्ल 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 पानी बनता है, और क्या बनेगा, चलो। हाँ ये हो गया, ठीक, क्या है बैलेंस, ठीक। अब करो, अब क्या, मैं एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं, किसका किसका दे रखा है, H2S का दे रखा है, सल्फर का निकालना है, बहुत आसान। देखो 6.8 ग्राम ऑफ द H2S, 16 दूनी 32, 32 प्लस तो 34 है ना, तो 2 इंटू 34 इज इक्वल टू 16 दूनी 32। वेट ऑफ सल्फर निकालना पड़ेगा अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सल्फर 32 इंटू 3। बहुत आसान है, जैसे वहां पे किया था ये कर रहा है, क्लियर है। तो वेट ऑफ सल्फर यहां से निकाल लो, ये निकल जाएगा थ्योरेटिकल यील्ड। क्या निकल जाएगा, थ्योरेटिकल यील्ड कितना आ जाएगा, 9.6 ग्राम। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, टाइम खत्म हो रहा है ना 9.6 ग्राम। तो अब लगाएंगे परसेंटेज, क्या निकालना होता है, प्यूरिटी की क्या निकालना देगा, ये परसेंटेज यील्ड लिख देता हूं। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। एक्चुअल थ्योरेटिकल इनटू 100 कर लेंगे आप, ठीक है। कितना आना चाहिए, 83% आएगा, 83.33%, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो यही तक था आज का लेक्चर। आई होप आपको परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और स्टार्टिंग वाले जो नॉर्मल रिएक्शन वाले क्वेश्चन हैं आपको समझ में आए होंगे। बच्चों ये चैप्टर इसी तरह से कवर करना होता है जिसके अंदर में न्यूमेरिकल के थ्रू ही हम प्रोसीड कर पाते हैं, ठीक है। मैंने वही कोशिश की आपको पूरी की पूरी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को समझाने की। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसके अंदर में लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री वहां के बाद से द एंड हो जाएगी, और फिर हम बात करेंगे छोटी छोटी बातें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के ऊपर। और फाइनल लेक्चर जो आएगा उसके अंदर में हम ढेर सारे सवाल फिर से लेके आएंगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि क्या पसंद है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।